ये एक तलवार बन जाएगा जो उसे सिर काट सकती है। वो इस आकर्षण को सहन कर रही है, फिर भी उसे लगता है कि ये अनुचित है कि जीन सुखबाई, नीली प्रिंसेज, आजादी से इधर उधर दौड़ सकती है। अचानक अपनी सोच को महसूस करते हुए वो गहरी लालिमा से भर जाती है और शर्मिंदगी में अपना मुंह ढक लेती है। अपनी प्रतिक्रिया देखकर वे पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वो कहती है कि कुछ नहीं, जबकि नीली प्रिंसेज अपनी शंकाओं की पुष्टि सी लगती है और उसका धमकी भरा आभा बढ़ता है। अपनी नई प्रतिद्वंदी को देखते हुए वो सोचती है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसे सब साफ दिख रहा है। बाद में तप्यांग को खबर मिलती है कि नीली प्रिंसेस सप्ताह में 2 बार व्हाइट सैज पैलेस में शिक्षा लेगी और ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसे अंदर बाहर ले जाए। उसके सामने खड़े होकर वो अपने आदेशानुसार उसे पैलेस तक मार्गदर्शन करने की पेशकश करता है। उसकी शर्मीली अभिव्यक्ति को देखते हुए तप्यांग अंदर से आंसुओं से भर जाता है और वर्मिलियन बर्ड प्रिंसेस को पुकारता है, क्योंकि उसने उसे मदद करने का वादा किया था। पैलेस की ओर जाते वक्त तप्यांग आगे बढ़ता है। वो अचानक पूछती है, व्हाइट सैज पैलेस कंसोर्ट से इतना दूर क्यों है? वो बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है, कहती है कि ये इतना बोरिंग है, बस चुपचाप चलना भी थका देने वाला काम है और हर बार चुपचाप चलने की सोचकर ही उसे थकान महसूस होती है। वो लगातार उसे बात करने के लिए प्रेरित करती है और उसकी पीठ को इतनी गहराई से घूरती है कि वो पसीना बहाने लगता है। सोचता है कि ये फिर वही नजर है। वो गहरे विचारों में डूबा होता है। तभी वो कहती है कि अब सोचने पर लगता है कि उसने उसके पैलेस की यात्रा की थी जब वो बीमारी के बिस्तर पर थी। वो हिचकिचाते हुए मानता है और वो कहती है कि उसे कम से कम ऐसा करने का नाटक करना चाहिए था कि वो उसे जानता हो। वो कहता है कि वो ऐसी शख्स नहीं जिससे एक साधारण योद्धा आसानी से बात कर सके। वो लाल हो जाती है और कहती है कि वफादारी वाकई आश्वस्त करने वाली है। वो उसे अजीब नजरों से देखता है, सोचता है कि क्या वो सचमुच शर्मिंदा है। इसके बाद वो पूछती है कि क्या उसे ज्वेलरी बॉक्स ठीक से मिला, जिस पर वो हकलाते हुए कहता है कि हाँ मिला और धन्यवाद देता है। वो आगे पूछती है कि उसे सुना कि उसे बुखार हुआ था, क्या वो इसके बारे में और बता सकता है? वो छोटे से जवाब में कहता है कि वो बचपन में थोड़े समय के लिए बीमार हुआ था, लेकिन जल्द ठीक हो गया। वो पूछती है कि योद्धा होना में क्या मुश्किल है और वो उसी रूखे अंदाज में कहता है कि वो बहुत संतुष्ट है। वो अंदर से खुद को उत्साहित करता है, सोचता है कि वो अच्छा कर रहा है और ये इससे बेहतर नहीं हो सकता। थोड़ी चुप्पी के बाद एक सिसकी उसके कानों तक पहुंचती है, जिससे वो हैरान होकर रुक जाता है। प्रचुर पसीना बहाता है, पीछे मुड़ता है और उसे पुकारता है। वो रोती रहती है, उसका जवाब नहीं देती। वो असहज होकर पूछता है कि क्या हुआ और वो कहती है कि कुछ नहीं, लेकिन घायल पिल्ले की तरह दिखती है और आगे कहती है कि जब वो उसके पैलेस में आया था तब वो एक जोशीला और हंसमुख मर्द लगता था, लेकिन वो नहीं जानती कि ये कहने में कैसा लगेगा कि वो उसके साथ खासा ठंडा व्यवहार कर रहा है। तप्यांग बस वहां खड़ा रहता है, अनिश्चित कि आगे क्या करे। वो लेडी को फिर से पुकारती है और अंदर से चिल्लाती है कि उसने कहा था कि वो उसकी मदद करेगी। सीन बदलता है और वर्मिलियन बर्ड पैलेस दिखता है। वहां लेडी इनह्यून सोचती है कि अब तक एज्योर प्रिंसेस को व्हाइट सैज पैलेस पहुंच जाना चाहिए था। वो सोचती है कि उसने वादा किया था पर कुछ कर नहीं पाई। वो अपनी मुख्य नौकरानी हुंदांग को बुलाती है और कहती है कि बाहर जाने की तैयारी करो, उसे कहीं जाना है, उसे व्हाइट सेज पैलेस में घुसना ही है। मुख्य नौकरानी हैरान होकर कहती है कि वहां अभी लेडी जिन सुख भी मौजूद है। इन्ह्यून उसे बीच में रोकती है और कहती है कि उसे ये पहले से पता है। हुंदांग सम्मान से झुकती है और तुरंत तैयारी शुरू करने को कहती है। वो मुड़ती है, उसका चेहरा उदास हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं और हंगामा होने वाला है। सियोलिन खिंचाई करती है और अच्छे मौसम की तारीफ करती है। वो एक आंसू पोंछती है, सोचती है कि जन्मदिन समारोह के बाद से वो लेटी हुई है। साल के अंत के आयोजन तक भी वो स्वर्गीय पैलेस में परेशान रही। वो सोचती है कि ताए प्योंग को नियमित योद्धा बनाया गया, पर उसकी बड़ी बहन होने के नाते वो बधाई भी नहीं दे पाई। आज वो व्हाइट सैज पैलेस जा रही है। रास्ते में पैलेस गार्ड उसे रोकता है और बाहर जाने का कारण पूछता है। वो कहती है कि लगता है पैलेस से सामान गलत भेजा गया, तो वो बाहरी रसोई को बताने जा रही है। गार्ड कहता है कि सूरज ढलने से पहले लौट आना। वो हाँ कहती है और मेहनत के लिए उसका शुक्रिया करती है। रास्ते में उसे पिछले शरद ऋतु की बड़ी समस्या याद आती है। लेडी जिन सुखबी को उसके भाई से प्यार हो गया था, जिससे हंगामा मच गया। बाद में यानरी का पत्र आया कि सब ठीक हो गया। लगता है जिन सुखबी ने जल्दी समझदारी दिखाई, जो राहत की बात है, लेकिन उसका खुशहाल मूड रुक जाता है जब वो पहुंचती है और 2 ऊंचे दर्जे की मुख्य नौकरानियों को आमने सामने देखती है। उसका चेहरा चिंता और हैरानी से काला पड़ जाता है। यानरी पास आती है
और धीमी आवाज में उसे पुकारती है। सीन धीमी आवाज में पूछती है, यहां क्या हो रहा है? यानरी उसे चुपके से बताती है कि अभी लेडी इन और लेडी जिन दोनों पैलेस में है। सियोलिन ये सुनकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे मुमकिन है। वो पूछती है, क्या उसकी चिट्ठी के हिसाब से ये मसला हल नहीं हुआ था? यानरी जवाब देती है कि उसे भी ऐसा ही लगा था। वो पूछती है, क्या तुमने सुना है कि कांटे से कांटा निकालते हैं? सियोलिन हां कहती है। यानरी चारों तरफ ध्यान से देखती है, फिर कहती है कि लेडी इनकी हालत अच्छी नहीं लग रही। ये सुनकर सियोलिन घबरा जाती है और चिल्लाती है, उसका ये मतलब क्या है? उसकी घबराहट से यानरी भी परेशान हो जाती है। वो कहती है कि उसे नहीं पता और काश कोई उसे भी समझाता। वो बताती है कि पहले लेडी इन ने कहा था कि वो मदद करेगी। उसे लगा कि उस पर भरोसा कर सकती है, लेकिन उसे उसका चेहरा देखना चाहिए था। जब उसने व्हाइट सेज पैलेस में खाने के दौरान ताए प्योंग को बुलाया। सियोलिन उदास होकर अपना चेहरा ढकती है और पूछती है, ताए प्योंग आखिर कर क्या रहा है? अचानक कोई उन्हें चिल्लाकर रास्ता खाली करने को कहता है। वे चौंक जाती है। धीरे से मुड़कर देखती है तो जंग ग्रेनिम का चेहरा दिखता है। वे डर से चीखती है और हाथ पकड़ लेती है। जंग ग्रेनिम हैरान होकर सियोलिन को देखता है और कहता है, ये वही औरत है जो मैंने व्हाइट सेज पैलेस के बैकस्टोन दीवार रास्ते पर देखी थी। सियोलिन हकलाते हुए हाँ कहती है, फिर खड़ी होकर सम्मान से झुकती है। वो कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे याद रखेगा। यानरी अपनी बेरुखी के लिए माफी मांगती है। वो बताती है कि अभी पैलेस में एक खास मेहमान है और पूछती है कि वह यहां क्यों आया है। वो उस खास मेहमान के बारे में पूछता है। यानरी जवाब देने से हिचकती है। वो सोचती है कि लेडी इन और लेडी जिनके यहां होने की बात कभी नहीं कह सकती। आखिर में वो बस इतना कहती है कि एक मेहमान आया है। वो समझ जाता है कि जब वो उससे ऐसे बात कर रही है तो ये कोई बड़ा व्यक्ति होगा। वो घोषणा करता है कि मुख्य पैलेस से एक शाही आदेश आया है। इसमें कहा गया है कि हर पैलेस से एक सैनिक भेजना है। ये आदेश मुख्य पैलेस से खोज अभियान के लिए सैनिक तैनात करने का है। सियोलिन हिचकते हुए पूछती है कि अगर ये खोज अभियान है तो क्या ये भागी हुई राजकुमारी के लिए हो सकता है? ये सुनकर जंग ग्रेनिम उसे सख्त नजरों से देखता है। सियोलिन झुककर तुरंत माफी मांगती है। उसका उदास चेहरा और डरा हुआ रवैया देखकर उसका चेहरा नरम पड़ता है। वो गला साफ करके कहता है कि महारानी ह्यानी के राजधानी की ओर भागे 1 हफ्ता हो गया है। चूंकि ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि ब्लैक टॉर्टोइस पैलेस की मालकिन है जो गायब हुई है। वे चुप नहीं बैठ सकते। वो बताता है कि योजना बड़ी संख्या में योद्धाओं को जुटाकर राजधानी की ओर खोज करने की है। यानरी ये बातचीत हैरानी से देखती है। वो सोचती है कि सियोलिन के प्रति उसका रवैया संदिग्ध है। सियोलिन पूछती है कि क्या वह ताए प्योंग को अपने साथ ले जाएगा। जन ग्रे इस सवाल से हैरान होकर पूछता है कि क्या उसका उससे कोई रिश्ता है। यह सुनकर यानरी सोचती है कि क्या वह सचमुच जलन कर रहा है। सियोलिन मानती है कि वो उसका छोटा भाई है। वो कहती है कि जब वो वांगुल कबीले से निकली तो वो उसके साथ आया था। राहत महसूस करते हुए वो पूछता है कि क्या वे सगे भाई बहन हैं। यानरी इस बात से चौंक जाती है कि उसे पढ़ना कितना आसान है। वो सोचती है कि क्या उसे राहत इसलिए मिली क्योंकि उसने कहा कि वो उसका छोटा भाई है। वो सोचती है कि आखिर ये भाई बहन कर क्या रहे हैं। छोटे भाई ने 2 लेडीज को मोह लिया और अब बहन ने एक ऊंचे दर्जे के पैलेस योद्धा को आकर्षित कर लिया। वो सोचती है कि सचमुच सियोलिन खूबसूरत है और उसका स्वभाव अच्छा है तो उसका लोकप्रिय होना समझ आता है। लेकिन वह लड़का जो सोचता है कि सूप खाना ही जिंदगी है, उसके साथ ऐसा क्यों? जन ग्रे आगे कहता है कि चूंकि वे परिवार है। वो कहता है कि वो उसे थोड़ा और बताएगा। जनरल जांग सियोते उप जनरल ताए प्योंग में बहुत रुचि रखते हैं। उन्होंने कहा कि उसे इधर उधर भर्ती करो और एक पद दिलाओ। सियोलिन खुशी से चमकती है और कहती है कि चूंकि वो उप जनरल है तो वो सम्राट के करीब होंगे। क्या इसका मतलब ताए प्योंग तरक्की करेगा? जन ग्रे उसकी खुशी की चमक से चकाचौंध हो जाता है और बहुत शर्मा जाता है। आखिरकार वो उसके सवाल पर सिर हिलाता है। सियोलिन जश्न मनाती है और यानरी सोचती है कि वो बहुत स्पष्ट इंसान है। वो निष्कर्ष निकालता है कि खैर जो भी हो वो ताए प्योंग को अपने साथ ले जाएगा। अपनी बात खत्म करते ही वो वर्मिलियन बर्ड प्रिंसेस को पैलेस से निकलते देख हैरान हो जाता है। वो सम्मान में जल्दी से घुटनों पर बैठ जाता है। उसे देखकर हायांग उसके वहां होने पर चिल्लाती है। वो जवाब देता है कि उसे नहीं पता था कि वो व्हाइट सेज पैलेस में है।
वो कहती है कि वो यहाँ योद्धा के साथ थोड़ी देर तलवारबाजी करने आई थी। जंग ग्रे पूछता है कि क्या वो उसे लेने आई है। वो घबराकर इनकार करती है। ताए प्योंग की ओर इशारा करते हुए वो कहती है कि मौसम अच्छा है, तो उसने बाहरी पैलेस में टहलने का सोचा। चूंकि वो बाहर निकली तो सोचा कि इस तीसरे दर्जे के योद्धा के साथ तलवारबाजी कर ले। वो जल्दी से पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया। जांग कहता है कि संयोग से वो भी उसे कुछ बताने रुका था। वो शाही आदेश से प्रिंसेस हियोन को ढूंढने के लिए एक विशेष दल बना रहा है। हायांग कहती है कि ऐसे में तलवार प्रशिक्षण के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सहमत होता है। वो ताए प्योंग की ओर मुड़ती है और कहती है कि जल्दी चलो। सियोलिन और यानरी एक तरफ से जटिल भावनाओं के साथ देखती है। सियोलिन यानरी को हिलाकर पूछती है कि अब उसके भाई का क्या होगा। यानरी उसे दिलासा देती है कि सब ठीक है, चाहे प्यार कितना गहरा हो, अगर शरीर दूर रहे तो रास्ता निकल ही जाता है, दिल भी धीरे धीरे दूर हो ही जाता है। कमांडर जांग ग्रे निम ने जिस विशेष दल का जिक्र किया, उसे यह सुनिश्चित करना है कि ताए प्योंग इसे मना न करे। पैलेस के अंदर व्हाइट सेज एज्योर प्रिंसेस से कहता है कि एक खास स्तर से ऊपर की दाववादी तकनीकें खुद को जानने से आती है। लगता है कि वह अपनी दाववादी क्षमताओं की गहराई को पूरी तरह नहीं समझती। वो उसे अपनी शरीर की ऊर्जा को शांत करने और अपनी असली ताकत को पहचानने को कहता है। जब उसे ये स्पष्टता मिलेगी तो उसकी शरीर की ऊर्जा पहले से अलग लगेगी। ये सब सुनकर वो मन ही मन सोचती है कि सचमुच उसकी दाववादी तकनीकों की समझ बाकी गुरुओं से बिल्कुल अलग है। अब उसे सीखने के लिए एक योग्य गुरु मिल गया है। वो कहता है कि लगता है वो अपनी ऊर्जा को महसूस करने और संभालने में काफी निपुण हो गई है। वो आज की बातचीत यहां खत्म करने को कहता है और उसे अपने क्वार्टर में लौटने को कहता है। वो उसका शुक्रिया करती है और उसकी गहरी कला की तारीफ करती है। वो विनम्रता से कहता है कि ये पूरी तरह सच नहीं है। हो सकता है कि वो उसकी सिखाई से ज्यादा खुद से ज्ञान प्राप्त कर ले। वो उसे अपने पैलेस लौटने के बाद अपनी ऊर्जा को अच्छे से महसूस करने की सलाह देता है। इससे उसे और समझ मिलेगी। कमरे से बाहर निकलकर वो अपनी मुख्य नौकरानी से कहती है कि वो लौटने को तैयार है। वो मन में सोचती है कि यहां आते वक्त उसने योद्धा ताए प्योंग के साथ बड़ा अपमान किया था। आंसू बहाना गलती थी, लेकिन क्या ये एक मौका भी नहीं था? अगर वो सुलह के शब्द कहे और माहौल हल्का करे तो शायद वो अपना पुराना रूप फिर दिखाए। वो अपनी नौकरानी से कहती है कि उन्हें ताए प्योंग के पास जाना चाहिए, जो उनका इंतजार कर रहा होगा। नौकरानी हिचकते हुए बताती है कि लेडी इन भी पैलेस में आई है और ताए प्योंग को अपने साथ ले गई है। ये खुलासा सुनकर एज्योर प्रिंसेस हैरान रह जाती है और उदास चेहरे से उसे देखती है। वो बड़बड़ाने लगती है और पूछती है कि वो ऐसा क्यों करेगी। हवीन को जवाब नहीं सूझता। वो एज्योर ड्रैगन प्रिंसेस का चेहरा देखकर हैरान हो जाती है और सिर झुकाती है। वो सोचती है कि ये पहली बार है जब लेडी सुकाई ने ऐसा चेहरा बनाया है, जैसे वह किसी को मारने को तैयार हो। दूसरी ओर ताए प्योंग गहरी सांस लेता है और पूछता है, क्या उसकी उम्र हर पल कम नहीं हो रही? वो कहती है कि उसकी चिंता सही है, लेकिन वो रुकती है। फिर कहती है कि उसने वादा किया था, तो वो चुपचाप नहीं बैठ सकती। और भी जरूरी बात, उसे कुछ चर्चा करनी है। वो अपनी नौकरानी की ओर मुड़ती है और बाहर इंतजार करने को कहती है। नौकरानी के जाते हुए कदमों को देखते हुए वो ताए प्योंग से कहती है कि उसके शब्दों को गलत न समझे और ध्यान से सुने। ये उसकी जिंदगी से जुड़ा है और इसे कहने के लिए उसे हिम्मत चाहिए। वो पहले माफी मांगती है, हालांकि उसने पहले आत्मविश्वास से स्थिति संभालने की बात की थी। वो उसे भरोसा देती है कि वो इसका तरीका ढूंढ रही है, लेकिन वो मानती है कि शायद उसे भी उसके लिए मोह जैसी भावनाएं हो गई हों। ताए प्योंग उसकी अचानक स्वीकारोक्ति से पूरी तरह हैरान हो जाता है। वो बहुत पसीना बहाने लगता है और सम्मान से पूछता है, वो आखिर कह क्या रही है? वो कहती है कि उसका मतलब वही है जो उसने कहा। आखिर वो भी एक औरत है, ये स्वाभाविक नहीं है क्या? वो उसे समझाती है कि ये बस एक क्षणिक एहसास है। वो उसे अपनी भावनाओं पर भी विचार करने को कहती है, क्योंकि उसे ये बातें सीधे कहनी पड़ रही है। वो पूछता है कि इसके जवाब में वो क्या कहे। वो कहती है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं, उसे बस अपने विचारों को सुलझाने के लिए वक्त चाहिए। उसे भी उससे ज्यादा नजदीक नहीं रहना चाहिए और कुछ दूरी बनानी चाहिए। वो कहती है कि चूंकि उसने वादा किया था, अगर लेडी जिन कुछ करने की कोशिश करेगी तो वो बीच में आएगी। वो उसे भरोसा देती है
कि वो हमेशा अपना वादा निभाती है। ताए प्योंग हकलाते हुए धन्यवाद कहता है, लेकिन वो कुछ कहने की कोशिश करता है। वो उसे रोकती है और कहती है कि उसके साथ रहते वक्त उसे ज्यादा सहज नहीं होना चाहिए। ताए प्योंग को लगता है जैसे दो तलवारें उसके सामने हैं। वो कहती है कि अभी उसे तलवारबाजी सिखाने की जरूरत नहीं। जब वो अपने विचार सुलझा लेगी तब उसे बुलाएगी। वो फिर कुछ कहने की कोशिश करता है। वो कहती है कि उसे ऐसे न देखे। उसे लगता है जैसे वो फिर से मर रही हो। वो कहती है कि उसे लौट जाना चाहिए क्योंकि लेडी जिन की कक्षा अब खत्म हो चुकी होगी। वो हिचकते हुए हाँ कहता है। मुख्य नौकरानी हुंदांग उसे बाहर ले जाती है। वो पीछे मुड़ता है और वर्मिलियन बर्ड प्रिंसेस का उदास चेहरा देखता है। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया है। वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। अचानक एक आवाज चिल्लाती है कि वो सचमुच शाही रखेल के क्वार्टर में था। वो चौंक कर कांप जाता है। आवाज की ओर मुड़ता है तो एज़्योर प्रिंसेस को देखता है। वो उसे तरस भरी नजरों से देखती है। थोड़ी देर चुप्पी के बाद वो हुंदांग को उसके पीछे खड़ा देखती है। वो कहती है कि उस छोटे पल में जब वो वर्मिलियन पैलेस गया था, वो माफी मांगता है कि वो उसे वापस नहीं ले जा सका। लेकिन वो कहती है कि ये उसकी गलती नहीं। अगर लेडी इन ने उसे खुद ले जाने पर जोर दिया तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। वो पक्का करता है कि ऐसा ही हुआ था। फिर भी वो कहती है कि उसे नहीं पता था कि सम्मानित वर्मिलियन बर्ड प्रिंसेस इतनी तेज होगी। फिर भी उसे उससे संयोग से मिलकर सचमुच खुशी हुई। वो उसके शब्दों से उलझन में पड़ता है। वो कहती है कि वो पहले असभ्य थी और उसे नहीं पता था कि उसकी आंखें इतनी नाजुक है। वो शर्माते हुए कहती है कि अगर वो उसे भूलने को कहे तो क्या ये ज्यादा मांग होगी। वो तुरंत कहता है कि वो ऐसा करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो कहती है कि सचमुच ऐसा न सोचे कि कुछ हुआ ही नहीं। उसे ऊपर से भूल जाना चाहिए, लेकिन मन में याद रखना चाहिए, जैसे भूल गया हो पर फिर भी याद हो। वो जल्दी से जाने के लिए मुड़ती है। वो कहती है कि किसी भी तरह उन्हें अगली बार एज़्योर ड्रैगन पैलेस आने पर विस्तार से बात करनी चाहिए। ताए प्योंग बस मूर्खतापूर्ण ढंग से देखता रहता है, समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। घर वापस सियोलिन उससे पूछताछ करती है कि ये सब कैसे हुआ। वो व्हाइट सेज पैलेस में उसकी मौजूदगी से हैरान होता है। वो कहती है कि वो उसे आधिकारिक योद्धा बनने की बधाई देने आई थी। यहां आखिर हो क्या रहा है? यानरी पूछती है कि वो वर्मिलियन बर्ड पैलेस में क्या कर रहा था। वो कहता है कि वो बस लेडी इनसे थोड़ी बात करना चाहता था। वो पूछती है कि किस बारे में, पर वो जवाब नहीं देता। कमरा मरघट की तरह शांत हो जाता है, जैसे हकीकत सामने आ गई हो। यानरी डर से अपना सिर पकड़ लेती है। सियोलिन उसे कहती है कि चिंता न करे, उसके पास एक विचार है। यानरी सहमत होती है कि सचमुच एक रास्ता है, एक रास्ता जिससे वो बच सकता है। मशहूर रखेल पो लोगों के दिमाग पढ़ सकती है। सिम सनांगान हेनमू पैलेस का एक विद्वान उसे ब्लैक टॉर्टोइस पैलेस की मालकिन बनाने में सबसे बड़ा प्रभाव रखता था। उसने एक साधारण महिला की सिफारिश की थी, जिसके शक्तिशाली परिवारों से कोई रिश्ते नहीं थे और कोई खास गुण भी नहीं थे, ब्लैक टॉर्टोइस प्रिंसेस के पद के लिए। वो ऐसा इंसान इस पद के लिए कैसे सुझा सकता था? राज्य मामलों के मंत्रालय और सचिवालय दोनों ने उसके सुझाव का विरोध किया, लेकिन पोआंग से बातचीत के बाद अधिकारी उसे समर्थन देने को मजबूर हो गए। उसके पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, लेकिन सच में उसने दो बड़े अधिकारियों के दिमाग पढ़ लिए, जैसे वो सचमुच उन्हें देख सकती हो। री पैलेस में कुछ योद्धा तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। जन्निम सोचता है कि शायद वे ताए प्योंग को साथ नहीं ले जा पाएंगे। चूंकि वो उससे बात करने का मौका चूक गया, वो सोचता है कि उसे व्हाइट सेज पैलेस की रखवाली में आरामदायक जिंदगी पसंद है। वो शायद ऐसी विशेष टास्क फोर्स में भर्ती होना नापसंद करेगा। वो अफसोस करता है कि इतनी प्रतिभा बेकार जा रही है, लेकिन चूंकि उसमें जोश की कमी है, वो कुछ नहीं कर सकता। अचानक एक तेज आवाज सुनाई देती है। कोई चिल्लाता है कि जांग ग्रे निम व्यस्त है। क्या वो सोचता है कि कोई भी उनसे मिल सकता है सिर्फ चाहने से? जांग ग्रे सोचता है कि बाहर क्या हो रहा है। ताए प्योंग गार्ड से अंदर जाने की गुजारिश करता है। वो कहता है कि वो उनसे यहां पहले मिल चुका है। गार्ड गुस्से से चिल्लाता है कि वो इसलिए था क्योंकि जांग ग्रे ने उसे बुलाया था। अगर रोने से मिलना होता तो वो स्वर्गीय सम्राट से क्यों न मिले? ताए प्योंग उदास चेहरे से उसे मनाने की कोशिश करता है। जांग ग्रे निम ये दृश्य हैरानी से देखता है। वो सोचता है कि ये क्या कर रहा है। दूर से जांग ग्रे को देखकर ताए प्योंग उसे पुकारता है। उसे पास आते देख ताए प्योंग खुशी से चिल्लाता है,
वो पूछता है कि क्या उसे याद है व्हाइट सेज पैलेस का योद्धा। ये सुनकर गार्ड का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो सोचता है कि ये वही पागल नहीं हो सकता जिसने एक रात में सैकड़ों राक्षस मारे थे। ताए प्योंग उसे घमंड से देखता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। फिर वो जांग रे की ओर मुड़ता है और पूछता है कि विशेष दल में जगह है क्या। वो कहता है कि अगर उसे जगह मिली तो वो पूरी मेहनत करेगा और असली जोश दिखाएगा। जांग रे उलझन में पड़ता है। ताए प्योंग चिल्लाता है कि वो ताए प्योंग उसे निराश नहीं करेगा। वो उसे भरोसा करने को कहता है। वो कहता है कि वो स्वर्गीय सम्राट के प्रति अपनी वफादारी साबित करेगा। जांग सोचता है, क्या उसका लक्ष्य कम काम करके ज्यादा कमाना नहीं था। बाद में जांग रे दल को ध्यान से सुनने को कहता है। वो कहता है कि वो हवा अरांग हालात भापने में बहुत कुशल है। वो जानती है कि सही वक्त पर ढंग से काम करना कैसे है। अगर वे बहुत साफ दिखे तो वो समझ जाएगी और भाग जाएगी। वो उन्हें समूह में बंटने और राजधानी में फैलकर जानकारी जुटाने को कहता है। उन्हें सावधान रहना है कि लेडी पो को भनक न लगे। इस दौरान ताए प्योंग सोचता है कि ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि उसने पद संभाले ज्यादा वक्त नहीं हुआ और जल्दी ही भाग गई। खैर, उसे उपन्यास पढ़कर थोड़ा अंदाजा है। हो हवांग नुकसानदेह नहीं लगती, लेकिन गुप्त अभियानों और छिपने में माहिर है। उसकी नजर तेज और अंतर्ज्ञान गहरा है। पहले वो एक जड़ी बूटी विशेषज्ञ थी जो पहाड़ों में रहती थी। वो बड़ी फुर्ती से चलती है और उसकी अभिनय कला इतनी शानदार है कि उसे भेष में पहचानना मुश्किल है। साथ ही एक बार किसी का चेहरा और विशेषताएं देख ले तो उसे धोखा नहीं दे सकते। खोज के लक्ष्य के रूप में वो कई तरह से चुनौतीपूर्ण है। यही वजह है कि वे गुप्त रूप से काम करने के लिए विशेष दल बना रहे हैं। उसके मन में सवाल है कि वो पहली बार क्यों भागी। उपन्यासों में ऐसी कोई पुरानी बात नहीं थी, या शायद उसने इतना आगे नहीं पढ़ा। एक बात जो उलझन में डालती है वो ये है कि उपन्यासों में ब्लैक प्रिंसेस ऐसी नहीं लगती जो दीवारें कूद कर भागे। वो जिसे जानता है वो थोड़ी शांत और संयमित थी। जांग रे निम उन्हें बताता है कि कहा गया है कि जो भी उसे ढूंढने में बड़ी मदद करेगा उसे राज्य मंत्री खुद इनाम देंगे। इसलिए उन्हें मेहनत से खोज करनी चाहिए। सभी गार्ड जोर से हामी भरते हैं और शहर की ओर निकलते हैं। ताए प्योंग सोचता है कि असली खोज अब शुरू हुई। अगर उपन्यासों की तरह चला तो लेडी पो पकड़ी जाएगी और खुद पैलेस लौट आएगी, भले ही वो कुछ न करे। उसका मौजूदा लक्ष्य पैलेस से जितना हो सके दूर रहना है। वो सोचता है कि अब इस विशेष दल के साथ बाहर है तो उसे सचमुच शांति मिली है। यहां उसकी जान को कोई खतरा नहीं। उसे लगता है जैसे वह अपने दिल के वतन में लौट आया हो। पत्थर की दीवार पर ब्लैक प्रिंसेस आराम से बैठी है। वो अपने गंदे पैर हिलाती है और चमकती मुस्कान के साथ कहती है कि वसंत की हवा ताजा है। वो आत्मविश्वास से मुस्कुराती है। उसकी आंखें फूलों की पंखुड़ियों जैसी लगती है। फिर अचानक उसे याद आता है कि उसे जल्दी चलना चाहिए। वो उठती है, तैयारी करती है और ऊंची पत्थर की दीवार से बिना डर के कूद जाती है। फिर हवा के सहारे पंख की तरह हल्के से जमीन पर उतरती है। उसकी जांग पर काले धब्बे दिखते हैं जो बताते हैं कि वो दिव्य बुखार से बच गई। वो घमंड से मुस्कुराती है और फिर तेज रफ्तार से भाग निकलती है। सीन बदलता है। यानरी हवा से उड़ती है। अपने बाल ठीक करने के बाद वो सोचती है कि अभी के लिए उसने ताए प्योंग को दूरी पर रखा, लेकिन वो सोचती है कि क्या ये सही था। वो अपनी झाड़ू को कसकर पकड़ती है और आसमान की ओर देखती है। उसे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। वांडो एक बड़ा व्यापारिक इलाका है जहां 4 दिशाओं में बाजार है। इन्हें सुजाकू बाजार, चोंगदू बाजार, ह्यनमू बाजार और बेको बाजार कहते हैं। घेराबंदी का केंद्र इसी इलाके में है जहां जानकारी जमा होती है। विशेष टास्क फोर्स को 5 समूह में बांटा जाएगा। हर समूह में 10 लोग। 4 समूह 4 बड़े बाजारों में जानकारी जुटाएंगे। एक समूह जांगरा के साथ खोजेगा। लेडी पो के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद वे सूरज ढलते ही वोंगो के बीच में बोवेन टावर पर मिलेंगे। जांग रे ने हिदायत दी कि हर दिन अलग अलग व्यक्ति जानकारी दे ताकि ध्यान न जाए। मेहनत से खोजते गार्ड को देखकर ताए प्योंग कहता है कि वे कितने जोशीले हैं। ये देखकर उसे ताली बजाने का मन करता है। वो ताए प्योंग इस उत्साही विशेष टास्क फोर्स का गर्वित सदस्य है। एक मेज पर बैठकर वो हाथ उठाता है और वेटर से सुअर के चावल सूप की
एक कटोरी मांगता है। वेटर खुशी से लाकर देता है। जब सब मेहनत से खोज रहे हैं, ताए प्योंग हियनमू बाजार के प्रवेश द्वार के पास एक सोआ रेस्तरां में चावल सूप खा रहा है। देर रात सड़क पर चलते हुए ताए प्योंग सोचता है कि लेडी पो को पकड़ने का कोई संकेत नहीं है। वो जानकारी जुटाने का नाटक करता है, सूप खरीदता है, खाता है और फिर बस घूमता है। अपनी रहने की जगह पर लौटने से पहले ये अब उसकी आधे महीने की दिनचर्या बन गई है। वो सोचने लगता है कि क्या ये सचमुच ठीक है। जांग रे के चेहरे पर अभी देखा गया गंभीर भाव उसे थोड़ा दोषी महसूस कराता है। वो कुछ गार्ड को कोसते सुनता है कि लेडी पो के बारे में बहुत कम जानकारी है। इस विशाल शहर में किसी को कैसे ढूंढे जिसका चेहरा भी नहीं जानते। उपनेता हान चुनैन, टीम 2 का कप्तान, कहता है कि अभी के लिए उन्हें कल बाजार के सभी अतिथि गृहों की तलाशी लेनी चाहिए। ताए प्योंग मन ही मन सोचता है कि ये उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा चल रहा है। अब तक एक भी सुराग नहीं मिला। फिर भी अगले दिन ताए प्योंग फिर से सुअर के चावल सूप की एक कटोरी मांगता है। वेट्रेस हैरान होकर कहती है कि वो फिर आ गया। वो पूछती है क्या उसे चावल सूप खाते खाते थकान नहीं होती। वो सचमुच सिर्फ सूप की कटोरी दर कटोरी खा रहा है, लेकिन उसे कभी कभी सुबह की गश्त के लिए भी चुना जाता है। गार्ड्स के साथ बाजार में खोजते वक्त वो उनका बातचीत का साथी भी बन गया। आखिर उसके अंदर कर्तव्य की भावना तो है, लेकिन वो हर दिन को उसी रेस्तरां में सूप की कटोरी के साथ खत्म करता है। चाहे कितना भी व्यस्त हो, वो इसे नहीं छोड़ता। वो सोचता है कि ये सचमुच बहुत जरूरी काम है। अगले दिन बाजार का एक चक्कर लगाना, गार्ड से देखे गए लोगों की जानकारी लेना, सड़क पर चलते हुए जानकारी जुटाना और रहने की जगह पर लौटने से पहले चावल सूप की एक कटोरी। अगले दिन के बाद जब बारिश हो रही थी, वो फिर हाथ उठाता है, लेकिन वेट्रेस उसका ऑर्डर याद कर चुकी है। वो कहती है कि फिर से सुअर का चावल सूप चाहिए ना। वो कहता है कि वो गलत है। आज वो बीन स्प्राउट चावल सूप चाहता है। वेट्रेस अफसोस करती है और कहती है कि उसे लगा था कि आज वो सही अनुमान लगाएगी। अगले दिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, वेट्रेस ने पहले से सुअर का चावल सूप ऑर्डर कर दिया। वो हैरान रह जाता है। उसके अगले दिन वेट्रेस कहती है कि आज बीन चावल सूप है, ठीक ना। इधर मुख्यालय में उपनेता चिल्लाता है, आखिर कोई इंसान बिना निशान छोड़े कैसे रह सकता है। कम से कम उसे खाने के लिए कुछ खरीदना या कपड़े बदलने चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी का कोई निशान तो होना चाहिए। लेकिन इतनी मेहनत से जानकारी ढूंढने के बावजूद कुछ भी नहीं मिला। और यह भी बहुत संभव है कि जो रूप उन्हें पता है वो अब वैसा ना हो। जांग रे कहता है कि लेडी पो की खोज शुरू हुए 1 महीना हो गया है। मंत्री सचिव को उनकी स्थिति की जानकारी दे दी गई है। उपनेता पूछता है कि क्या कोई मौका है कि उन्हें अतिरिक्त लोग मिले। जांग रे कहता है नहीं, जैसा उसने शुरू में कहा था, खोज टीम बढ़ाने से काम और मुश्किल हो जाएगा। उपनेता बस आह भरता है। जांग रे आगे कहता है कि उसने सुना है कि परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव पास हुआ है। जो कोई लेडी पो को ढूंढेगा उसे टी तलवार से इनाम मिलेगा। योद्धा इस खबर से हैरान हो जाते हैं। उनकी पहले की उदासी अब उम्मीद में बदल जाती है। ताए प्योंग पीछे से देखता है, साफ तौर पर बिना रुचि के। उसके पास पहले से ही एक ताउंग तलवार है जो उसे वर्मिलियन बर्ड प्रिंसेस को बचाने के इनाम में मिली थी। वो व्हाइट सेज पैलेस के भीतरी कक्ष में रखी है। अगर उसे एक और मिल भी जाए तो उसकी ताकत दोगुनी नहीं होगी, तो उसे इसकी जरूरत नहीं है। जांग रे उन्हें बताता है कि फिर भी वे पैलेस से बहुत लंबे समय से दूर है। चूंकि सभी को पैलेस के अलग अलग पदों से बुलाया गया था, उनकी लंबी गैर मौजूदगी शायद उनके मूल कर्तव्यों में दखल डाल रही है। ताए प्योंग सिर झुकाता है। वो सोचता है कि व्हाइट सेज पैलेस से कोई खबर सुने हुए उसे बहुत वक्त हो गया। उसका पुराना दोस्त वांगन शायद उसकी जगह सारे भारी काम संभाल रहा होगा, लेकिन इतने लंबे समय तक उसकी कमी भरना आसान नहीं हो सकता। और ऊपर से सेज के पास ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। आखिरकार ताए प्योंग का व्हाइट सेज पैलेस में लगातार रहने का कारण यही था कि वो सेज के आखिरी पलों में उसके पास रहे। वो बूढ़ा समझ से बाहर है, लेकिन ताए प्योंग उसका बहुत एहसानमंद है। वो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, पर कम से कम उसके पास रहकर उसे शांति से जाने को कह सकता है। वो ठीक से ऐसा करने के लिए पैलेस में रुका था। वो आंखें बंद करता है और खुद से मानता है कि चाहे वो कितना भी इनकार करे, उसका असली ठिकाना व्हाइट सेज पैलेस ही है। अगले दिन ताए प्योंग उसी रेस्तरां में है। वो वेट्रेस को बुलाता है, जो अनुमान लगाती है कि आज वो बीन स्प्राउट चावल सूप लेगा।
ताए प्योंग उसे देखता है और सोचता है कि उसे ये शांत सुकून भरे दिन अच्छे लगते हैं, लेकिन अब बस बहुत हुआ। वेट्रेस उसका सूप लाती है और रखते हुए कहती है कि उसे उनका सूप सचमुच पसंद होगा। ताए प्योंग मन में सोचता है कि सच तो यह है कि यहां का स्वाद ज्यादा अच्छा नहीं है। नियमित आने की कोई खास वजह नहीं है। वो पूछती है कि क्या उसे कुछ और चाहिए। वो कहता है कि ये बाहर की सैर काफी लंबी हो गई। वेट्रेस उसके बयान से उलझन में पड़ती है। मुझे चुन्नेओ मंडप से चेरी ब्लॉसम की खुशबू याद आती है। ये बात लेडी पो उपन्यासों में कहा करती थी। उसे तब लगा था कि चुन्नेओ मंडप किसी मशहूर सुंदर पैलेस का नाम है, लेकिन पता चला कि ये इस रेस्तरां का नाम है। वो आह भरता है और कहता है कि अब चोंगदू पैलेस लौटने का वक्त है, लेडी पो। वेट्रेस चौंक कर उसे देखती है, ट्रे को सीने से कसकर पकड़ती है। सीन दूसरी जगह बदलता है। यानरी मेहनत से काम कर रही थी। तभी अचानक शोर से वो चौंक गई। वो जल्दी से दौड़ती है और सामने मौजूद शख्स को गहरा झुककर संबोधित करती है। वो सम्मान से कहती है कि वो यानरी, सम्मानित एजियोर ड्रैगन प्रिंसेस की सेवा में है। उसी वक्त एक और आवाज बीच में आती है। वो आवाज एजियोर ड्रैगन प्रिंसेस की मेहनत की तारीफ करती है और खुद को क्वान हान बताती है। व्हाइट सेलेस्टियल पैलेस का लेखक क्वान हान उसे भरोसा देता है कि वो उसकी सुरक्षित वापसी के लिए पूरी कोशिश करेगा। क्वान हान को व्हाइट सेलेस्टियल पैलेस के लेखक के नाम से जाना जाता था। इस बीच जांग जी ने एजियोर ड्रैगन प्रिंसेस के चेहरे पर एक क्षणिक उदासी देखी। वो मन ही मन हल्के से हंसी और सोचती है कि अभी ताए प्योंग के लौटने का वक्त नहीं है। वो खुद से चुपचाप कहती है कि वो अभी वापस नहीं आ सकता। जॉन होंग मंडप पर ताए प्योंग ने एक गहरा सवाल पूछा था, लेकिन ब्लैक प्रिंसेस बोरांग चुप रही। उसकी बेचैनी देखकर ताए प्योंग सोचता है कि वो उलझन में लगती है। उसे ये समझ आता है क्योंकि वो शायद सोच रही होगी कि उसने उसकी असली पहचान कैसे जानी और अभी तक इस बारे में कुछ क्यों नहीं कहा। सच तो यह है कि पिछले एक महीने से वो नहीं चाहता था कि ब्लैक टॉर्टोइस प्रिंसेस जल्दी पकड़ी जाए। नहीं, वो इतनी जल्दी व्हाइट सेलेस्टियल पैलेस लौटना चाहता था। चुप्पी तोड़ते हुए ताए प्योंग कहता है कि एक महीना बीत चुका है। वो कहता है कि ब्लैक ड्रैगन पैलेस की नौकरानियां उसकी चिंता कर रही होंगी। फिर वो पूछता है कि क्या कोई वजह है कि वो इस तरह चुपके से निकल रही थी। ब्लैक टॉर्टोइस प्रिंसेस हिचकती है, फिर जवाब देना शुरू करती है। वो भीतरी पैलेस से चुपके निकलने की वजह बताने लगती है, लेकिन रुक जाती है। फिर वो कहती है कि उसे अपने सामने छोटा न समझे। खुद को ठीक करते हुए वो कहती है कि उसे ध्यान से सुनना चाहिए। वो अपनी वजह फिर से बताने की कोशिश करती है, लेकिन लड़खड़ा जाती है। ताए प्योंग शांत नजरों से देखता रहता है, लेकिन अचानक ब्लैक टॉर्टोइस प्रिंसेस अपनी आवाज ऊंची करती है और कहती है कि वजह है। वो पूरा करने से पहले ही ताए प्योंग के माथे से पसीना टपकने लगता है। वो उम्मीद से इंतजार करता है। तभी ब्लैक टॉर्टोइस प्रिंसेस भाग खड़ी होती है। ताए प्योंग चौंक कर अविश्वास में चिल्लाता है। उसे भागते हुए देखता है। वो दूसरी ओर तेजी से दौड़ती है। अपने पैरों पर हल्के से उतरते हुए वो बुदबुदाती है कि उसने काफी दूरी बना ली है। वो खुद को भरोसा देती है कि वो यहां उसका पीछा नहीं कर सकता। तभी एक परछाई उसके ऊपर मंडराती है। ताए प्योंग वहां आ जाता है। उसकी तलवार धीमी रोशनी में चमकती है। उसका चेहरा गंभीर है। वो उसे घूरता है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। एक पल के लिए वो ठिठकती है, फिर चीख कर भागने के लिए मुड़ती है। घबराहट में वह अपनी जेब में हाथ डालती है, मुट्ठी भर स्टील की गोलियां निकालती है और भागते हुए पीछे फेंक देती है। वो सोचती है कि उसने कभी नहीं चाहा था कि चीजें इस तरह बिगड़े। पीछे ताए प्योंग लगातार उसका पीछा करता है, लेकिन जैसे ही वो गोलियों पर पैर रखता है, वो अपना संतुलन खो देता है और फिसल जाता है। अचानक एक धमाका जमीन को हिलाता है। चारों ओर झटके फैलते हैं। पीछे मुड़कर ब्लैक प्रिंसेस का चेहरा डर से भर जाता है। वो चिल्लाती है कि उसका ऐसा इरादा नहीं था। फिर वो घबराकर कहती है कि उसे तुरंत एक चिकित्सक को बुलाना होगा। कुछ करने से पहले ही जमीन जोर से कांपती है। ताए प्योंग अपनी तलवार से खुद को संभालता है, झटके का सामना करता है। उसकी नजर अब तेज और अडिग हो जाती है। वो उसे दृढ़ संकल्प के साथ घूरता है। ब्लैक प्रिंसेस की आंखें डर से फैल जाती है। वो फिर चीखती है, बार बार माफी मांगती है। वो कहती है कि उसे सचमुच अफसोस है और उसे रोकने की गुजारिश करती है। वो मन ही मन मानती है कि वो बस गंभीर बात करना चाहती थी। वो अपनी गलतियों को स्वीकार करती है, सुधार करना चाहती है। उसकी आंखों में देखते हुए उसे गहरी तीव्रता महसूस होती है, जैसे वह उसे पूरा निगल लेगा। वो सोचती है कि वो भागना कैसे रोक सकती है। दृढ़ होकर वो आंखें बंद करती है, ध्यान केंद्रित करती है और सावधानी से पैर जमीन पर रखती है। फिर अचानक तेज रफ्तार से वो भाग निकलती है। पीछे ताए प्योंग उसकी हरकतें देखता है, फिर तेजी से दूसरी दिशा में कूदता है। वो खुद से सवाल करती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। उसे यकीन था कि अब तक वो उसे खो चुकी होगी। फिर भी वो खुद को भरोसा देती है कि अगर वो अपनी रफ्तार बनाए रखे तो वो उसे नहीं पकड़ पाएगा। भागते भागते वो अचानक आगे किसी से टकरा जाती है और पीछे गिर पड़ती है। वो जल्दी से माफी मांगती है, कहती है कि उसका ऐसा इरादा नहीं था। ऊपर देखते ही उसे ताए प्योंग दिखता है।
जो ठंडे और भावहीन चेहरे से उसे घूर रहा है। वो मन ही मन खुद को डांटती है कि वो बहुत लापरवाह थी। भागने में इतना ध्यान था कि आसपास का ख्याल ही नहीं रहा। ताए प्योंग उसे ब्लैक प्रिंसेस कहकर पुकारता है। वो हड़बड़ाकर जवाब देने की कोशिश करती है, माफी मांगते हुए हकलाती है, लेकिन सही शब्द ढूंढ पाने से पहले वो शांत स्वर में कहता है कि पहले लौटकर खाना खत्म करें। उसके शब्द ब्लैक टॉर्टोइस प्रिंसेस को उलझन में डाल देते हैं। वो बस हैरानी से कुछ बुदबुदाती है। सीन बदलता है। एक वेटर उनके सामने सुअर के सूप की 2 कटोरियां रखता है और खाने का आनंद लेने को कहता है। ताए प्योंग ब्लैक प्रिंसेस के पास बैठा उसके उदास और सोच में डूबे चेहरे को देखता है। फिर वो उससे कहता है कि एक योद्धा के तौर पर उसे पहले उसे बांधने की बेअदबी के लिए माफी मांगनी होगी। वो जल्दी से उसकी चिंता को खारिज करती है, कहती है कि ये ठीक है। उसकी हिचकिचाहट देखकर वो पूछता है कि वो खाना क्यों नहीं खा रही। वो कहता है कि अगर वो भूखी नहीं रहना चाहती तो थोड़ा तो खाना चाहिए। आगे दबाव डालते हुए वो पूछता है कि क्या वो सचमुच खाना नहीं चाहती। उसके शब्द थोड़े लड़खड़ा जाते हैं। ताए प्योंग सावधानी से सूप की सतह से चमकता तेल हटाता है, उसमें ताजी हरी प्याज और एक चुटकी नमक डालता है। फिर चावल को शोरबे में कुशलता से मिलाता है। वो सुअर के मांस का एक टुकड़ा उठाता है, उसे हरी प्याज में लपेटता है, गाढ़े सोया सॉस में डुबोता है और एक कौर लेता है। आखिर में वो गर्म सूप पीता है, उसकी गर्मी को महसूस करता है, फिर निगल जाता है। उसे देखते हुए ब्लैक टॉर्टोइस प्रिंसेस उसकी मौजूदगी से हैरान होती है। वो सोचती है कि वो सचमुच एक उस्ताद होगा। उसका व्यवहार एक जलती तीव्रता दिखाता है जो सम्मान और डर दोनों जगाता है। कुछ देर बाद ताए प्योंग फिर सवाल पूछता है। वो पूछता है कि वो भीतरी पैलेस से क्यों भागी। ये सुनकर ब्लैक टॉर्टोइस प्रिंसेस खाना खाते हुए एक पल रुकती है, फिर हिचकते हुए जवाब देती है। उसके विस्तार की प्रतीक्षा करते हुए उनके बीच चुप्पी बढ़ती है। उसकी अनिच्छा देखकर ताए प्योंग कहता है कि अगर वो बोलना नहीं चाहती तो जरूरी नहीं। वो उसे भरोसा देता है कि उसने सिर्फ जिज्ञासा से पूछा था। आखिरकार वो बोलती है। वो बताती है कि वो बस अलविदा कहना चाहती थी। वो याद करती है कि बचपन में उसे व्हाइट सेलेस्टियल पहाड़ पर छोड़ दिया गया था। एक गंभीर बीमारी की वजह से जिंदा रहने के लिए उसने कई लोगों की दया पर भरोसा किया था। अब वो जॉन होंग मंडप के दुकानदार को अलविदा कहना चाहती थी, जड़ी बूटी वालों, घुमक्कड़ संग्राहकों और यहां तक कि एक अंधे शख्स को जिससे उसकी दोस्ती हो गई थी। वो सोचती है कि जिंदगी ने उन्हें कैसे जोड़ा, लेकिन अब एक प्रिंसेस के रूप में उसे पता था कि वह दोबारा उनसे मिलने का मौका कभी नहीं पाएगी। इसलिए वो बस अलविदा कहना चाहती थी और कुछ नहीं। ये शब्द फुसफुसाते हुए ताए प्योंग बीच में बोल पड़ता है। वो उसकी वजह को मानता है। वो सोचता है कि 4 बड़े ड्रैगन पैलेसों में से एक पर सत्ता रखने वाली प्रिंसेस बनना कई औरतों का सपना है, लेकिन वह ये भी समझता है कि ऐसी जिंदगी ढेर सारी मजबूरियों और मुश्किलों के साथ आती है। वो सोचता है कि पैलेस छोड़ने जैसी छोटी बात के लिए भी बड़ी बाधाएं पार करनी पड़ती है। एक प्रिंसेस को भीतरी पैलेस से बाहर जाने के लिए सभी दरबारी मंत्रियों की मंजूरी चाहिए। अलविदा कहने जैसी निजी वजह कभी मंजूर नहीं होगी। विचारों में खोए हुए उसे चेरी ब्लॉसम की खुशबू याद आती है। सीन जॉन होंग मंडप पर खुलता है। ताए प्योंग जोर से बोलता है, वही शब्द दोहराता है जो ब्लैक टॉर्टोइस प्रिंसेस ने उपन्यास में कहे थे। उस पल को याद करते हुए उसके दिमाग में एक तस्वीर उभरती है। वो विशाल आसमान के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखों में दूर की गहरी उदासी थी। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो गहरी चाहत जगाता था, जैसे वो अधूरी इच्छा का बोझ ढो रही हो। ये साफ था, एक चुप अफसोस कि वो उन लोगों को ठीक से अलविदा नहीं कह पाई जिन्हें उसने पीछे छोड़ दिया था। उसके जाने से पहले की यादें उसके भीतर हिलोरे लेती है। वो सोचने लगता है कि वो कौन था, वो जिसने ठंडे व्हाइट सेलेस्टियल पहाड़ों में छोड़ी गई उस छोटी लड़की को उठाया था। वो कौन था जिसने भटकती आत्मा को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया था, जंगलों में भटकते हुए उसे रास्ता दिखाया था, जिसने उसे मछली पकड़ने की छड़ी दी और सख्त जिंदगी में जीना सिखाया, जिसने इस लड़की को, जिसका कोई परिवार नहीं था, उसकी जिंदगी के सबसे काले दिनों में जीने की कीमत की पहली सीख दी थी। हंस ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया था, उसे आगे ले गया था। ताए प्योंग मन ही मन सोचता है कि अब उसे समझ आ गया। उसे समझ आया कि ये सब उसके लिए कितना मायने रखता होगा। इस तरह अलविदा कहना, ये जानते हुए कि वो उन्हें दोबारा कभी नहीं देखेगी। उसके दिल में एक ऐसी गांठ होगी जो कभी नहीं खुल सकती। ये एक ऐसा निशान था जो उसकी आत्मा को लगातार चोट पहुंचाता था। इस बारे में सोचते हुए उसे अपने हाथ के नीचे का निशान याद आया। वो उसकी भावनाओं को महसूस किए बिना न रह सका। एक आवाज सुनकर ब्लैक टॉर्टोइस प्रिंसेस ने अपनी नजर दूर की ओर घुमाई। वो धीरे से कहती है कि अब सब खत्म हो गया। हालांकि ये सिर्फ एक छोटा महीना था। वो ताए प्योंग की शुक्रगुजार होती है। वो मानती है कि उसने आंखें मूंद ली और उसे ये पल दिया। वो कहती है कि जब वो ब्लैक ड्रैगन पैलेस लौटेगी तो उसे ठीक से बदला देगी। दूर से अचानक कुछ गार्ड उसकी ओर इशारा करते हैं और उसका नाम पुकारते हैं। वे हैरानी से चिल्लाते हैं कि ये सचमुच वही है। ब्लैक टॉर्टोइस प्रिंसेस ठिठक जाती है। उसका चेहरा आश्चर्य से पीला पड़ जाता है। धीमी आवाज में मिलीजुली भावनाओं के साथ वो फिर से उसका शुक्रिया अदा करती है। ताए प्योंग का चेहरा बदलता है। वो पूछता है कि कितने लोग बाकी हैं। पहले वो उलझन में पड़ती है, उसके मतलब को समझ नहीं पाती।
वो साफ करता है कि वो पूछ रहा है कि वह और कितने लोगों को अलविदा कहना चाहती है। जवाब देने से पहले पास से आवाजें गूंजती हैं। आसपास की भीड़ अविश्वास में बुदबुदाती है। वे ताए प्योंग को पहचानते हैं कि उसने ब्लैक प्रिंसेस को ढूंढ लिया। उनके बीच हैरानी फैलती है। ये वो कैसे हो सकता है? क्या उसे पहले ही महान सेलेस्टियल तलवार इनाम में नहीं मिल चुकी? कुछ लोग जोर से अपनी बात कहते हैं। वे सवाल करते हैं कि वो कितना लालची हो सकता है। वे सोचते हैं कि उसने इस मिशन को नजरअंदाज क्यों नहीं किया। ताए प्योंग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसके विचार कहीं और है। उसे भीड़ से एक अजीब सा एहसास होता है। वो इस पर गहराई से सोच पाता। इससे पहले जांग रे आगे बढ़ता है। वो बिना हिचक ब्लैक प्रिंसेस से बात करता है। उसने अपनी तलवार निकाली और पास के एक लट्ठे को तेजी से काट दिया। धुआं और धूल हवा में उड़ते हैं। जैसे ही कण जमते हैं, ताए प्योंग खुद को संभालता है। उसकी मुट्ठी कस जाती है। वो टकराव के लिए तैयार होता है। आसपास के गार्ड हैरानी में बुदबुदाते हैं। उनकी चौंकने की भावना बढ़ती है। वे समझने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या हुआ। कुछ अविश्वास में फुसफुसाते हैं। इस अचानक कौशल प्रदर्शन पर सवाल उठाते हैं। उनमें से ताए रांग जोर देता है कि उन्हें जल्दी चलना चाहिए। भीड़ में कोई डार्क कॉन्सोर्ट का जिक्र करता है। कहता है कि 7 समारोह हो चुके हैं। हवा में उलझन भर जाती है। कोई पूछता है कि उस बात का मतलब क्या है। ब्लैक टॉर्टोइस प्रिंसेस कुछ करने से पहले ही ताए प्योंग अचानक उसका पैर पकड़ता है। एक तेज हरकत में वो उसे उड़ा देता है। आसपास की बुदबुदाहट तेज हो जाती है। हैरानी समूह में फैलती है। कोई आदेश देता है कि डार्क कॉन्सोर्ट को तुरंत पकड़ा जाए। इस बीच जांग रे स्थिति पर विचार करता है। वो निष्कर्ष निकालता है कि विशेष दल के ताए प्योंग ने अब उन्हें धोखा दिया है। शहर के दूसरे हिस्से में लैंड का शरीर बेकाबू कांपता है। उसके विचार दौड़ते हैं। वो पूछती है कि उसे फिर ऐसा क्यों लग रहा है। ताए प्योंग को देखे हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया। वो सोचती है कि वो कैसे होगा। वो मन ही मन विनती करती है कि ताए प्योंग दयालु बने, हमेशा सही फैसले ले और बेकार की मुसीबतों से दूर रहे। धीरे से फुसफुसाते हुए वो प्रार्थना करती है कि इस बार चीजें अलग हों। सीन दूसरी जगह बदलता है, जहां पीछा जारी है। एक आवाज आदेश देती है कि उनका पीछा करो। कोई जोर देता है कि उन्हें भागने देना ठीक नहीं। कोई चिल्लाता है कि उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। दूसरा पवित्र स्वीकृति तलवार हासिल करने की संभावना की बात करता है। किसी ने नहीं सोचा था कि स्थिति इस तरह बिगड़ेगी। पीछा करने वालों में उलझन फैलती है। हंगामे के बीच एक आवाज दूसरों को भरोसा देती है कि डरने की जरूरत नहीं। वो कहता है कि भागना उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। भीड़ भरे बाजार से पीछा छुड़ाने की योजना बनती है, लेकिन पहले उन्हें श्वांग वू पैलेस से निकलना होगा। डार्क कॉन्सोर्ट कमान लेती है। दूसरों को जल्दी चलने को कहती है, फिर जाने के लिए मुड़ती है। पीछे गार्ड घबराते हैं और पीछा तेज करते हैं। उसे भागने न देने के लिए ठान लेते हैं। कुशल लड़ाके छतों पर चढ़ते हैं। एक इमारत से दूसरी पर तेजी से कूदते हुए पीछा करते हैं। एक चेतावनी गूंजती है कि वे पास आ गए। ये सुनकर शी जांग पीछे मुड़ती है और एक पीछा करने वाले को तेज किक मारती है। अपनी तलवार के मूठ से दूसरे को मारती है। संघर्ष के बीच कोई उसकी ताकत को मानता है, उसकी शानदार कुशलता की बात करता है। फिर चिंता जताते हैं कि अगर पीछा करने वाले फिर से इकट्ठे हुए तो उनसे निपटना और मुश्किल होगा। वे जल्दी पीछे हटने को कहते हैं। शी जांग उन्हें तेजी से चलने को दबाव डालती है, लेकिन उसे ये एहसास छोड़ता नहीं कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही डार्क कॉन्सोर्ट जाने के लिए मुड़ी, उसकी तेज नजर ताए प्योंग पर पड़ी। वो दुश्मनों से आसानी से लड़ रहा था। उसकी हरकतें तेज और सटीक थी। वो उसकी ताकत पर सवाल उठाती है। क्या उसने पहले नहीं कहा था कि वो थक गया है? वो कितनी ताकत छिपा रहा है? वो आदेश देती है कि वे उसके पीछे एक खास रास्ते पर चलें। वो जल्दी से एक सुरक्षित जगह के लिए दिशा बताती है। वे भागते हुए एक कमरे तक पहुंचते हैं। लड़की अपनी सारी ताकत लगाकर दरवाजा खोलती है। वो उसे जल्दी अंदर आने को कहती है। ताए प्योंग उसे धीमा करने की सलाह देता है। वो समझाता है कि अंधेरे में आंखें ढलने के बाद वो तेजी से चल सकेगी। इसे मानकर वो उसे और अंदर ले जाती है। जब उससे जगह के बारे में पूछा जाता है, वो बताती है कि ये बस चावल भंडारण का एक गोदाम है। वो जोर देती है कि आमतौर पर यहाँ कोई नहीं आता। उसकी इस जगह से जान पहचान देखकर ताए प्योंग हैरान होता है। वो पूछता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला। वो बेफिक्री से जवाब देती है कि वो राजधानी के कई ठिकानों पर गई है और उसे ऐसी बातें याद रखने की खास काबिलियत है। बाहर आवाजें खोज जारी रखती है। हर गली की जांच करने को कहती है। डार्क कॉन्सोर्ट जल्दी से एक भारी बोरी जमीन पर रखती है। उसे परेशान देखकर ताए प्योंग खुद उसे उठाने की पेशकश करता है। वो दिल से उसका शुक्रिया अदा करती है। कुछ पल बाद बोरे कोने में साफ सुथरे ढेर कर दिए जाते हैं। डार्क कॉन्सोर्ट उन पर बैठ जाती है। वो जोर से बीते दिनों को याद करती है। वो बताती है कि ये जगह कभी वह थी जहां वो बचपन में लुकाछिपी खेलती थी। फिर वो खुलासा करती है कि पहले श्वांग वू पैलेस छोड़ने की बात सिर्फ एक बहाना था। उसने जानबूझकर जोर से चिल्लाया था ताकि पीछा करने वाले सुन ले। इससे उन्हें लगे कि वो पैलेस से भाग चुकी है। उसके शब्दों में ये एक शानदार योजना थी। वो आगे समझाती है कि दुश्मन को धोखा देने के लिए कई बार अपने साथियों को भी अंधेरे में रखना पड़ता है। अब जब पीछा थम गया है, ये अनिश्चित है कि वे सचमुच श्वांग वू पैलेस छोड़ेंगे या नहीं। पीछा करने वाले आसानी से हार नहीं मानेंगे।
खासकर जब ताए प्योंग के पास पवित्र स्वीकृति तलवार है। वो मानती है कि उनकी नजर में वो तलवार जितना ही कीमती है। जब तक उसके पास वो है, वे उसे वापस लेने के लिए कुछ भी करेंगे। उसे देखकर वो पूछती है कि क्या वह सचमुच इसे छोड़ने को तैयार है। ताए प्योंग एक पल चुप रहता है, फिर कहता है कि उसने अपना फैसला ले लिया है। ताए प्योंग चुपचाप डार्क कंसोर्ट को देखता है। उसके विचार उमड़ते हैं। वो सोचता है कि वह उस चाहत को समझता है जो अपने जीवन को बचाने वाले को शुक्रिया कहने की होती है। वो अपने दिल में मानता है कि उसके पास भी ऐसा कोई है। युवती बात करना जारी रखती है। उसकी आवाज में शांत दृढ़ता थी। उसने बताया कि पिछले महीने में उसने अपनी खोज में कई लोगों से मुलाकात की, फिर भी वो उस बूढ़ी औरत को नहीं ढूंढ पाई जिसे वो ढूंढ रही थी। उसने कहा कि जिस छोटे घर में वो औरत रहती थी, वो अब खाली है। चूंकि उसका कोई परिवार नहीं था, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई। उसके शब्दों में गहरी उदासी झलकती थी। उसने माना कि अब उसके लिए कुछ और मायने नहीं रखता। उसकी एकमात्र इच्छा उस औरत को ढूंढना थी जिसने उसे बचाया था। उसने कहा कि जब वो उसे मिलेगी तो गर्व से बताएगी कि व्हाइट क्लिफ के नीचे छोड़ी गई छोटी लड़की बच गई और अच्छे से जी ली। एक कड़वी मीठी हंसी के साथ उसने कहा कि उसने एक बड़े अधिकारी का पक्ष भी हासिल कर लिया और कंसोर्ट के पद तक पहुंच गई। वो सोचती है कि अब वो शानदार और वैभवपूर्ण जीवन जिएगी। उसने सवाल किया कि क्या ये शानदार किस्मत नहीं है। खुद जवाब देते हुए उसने कहा कि हालात को देखते हुए ये उससे भी बढ़कर है। ताए प्योंग तब बोलता है कि वो उसकी मदद करेगा। उसके शब्द सुनकर डार्क कंसोर्ट हैरानी और कृतज्ञता से जवाब देती है। वो कसम खाती है कि वो उसकी दया कभी नहीं भूलेगी। उसने भरोसा दिया कि श्वांग वू पैलेस लौटने पर वो उसका बदला चुकाने के लिए सब कुछ करेगी। उसने यहां तक कहा कि वो उसके नाम से जुड़े अपराध मिटाने के लिए खुद को कुर्बान कर देगी। ताए प्योंग उसके नेक इरादे को स्वीकार करता है, लेकिन कहता है कि बदले में उसे उससे कुछ मांगना है। डार्क कंसोर्ट उत्सुक होकर पूछती है कि वो क्या है। उनके बीच एक छोटी चुप्पी छा जाती है। वो उसके जवाब का इंतजार करती है। वो सोचती है कि वो हमेशा उसकी जिज्ञासा क्यों बढ़ाता है। ताए प्योंग अपने विचारों से परेशान हिचकता है, फिर आगे बढ़ता है। वो मानता है कि जो वो कहने वाला है उसके लिए मुश्किल है, लेकिन उसे लगता है कि ये जरूरी है। वो कहता है कि अपने चाहने वालों के लिए उसे ये कहना होगा। खुद को तैयार करते हुए वो पक्का करता है कि कम से कम ये एक वादा उसे लेना है। वो डार्क कंसोर्ट से सीधे बात करता है, अपनी मांग कहने को तैयार होता है। उसकी गंभीरता देखकर वो उत्सुकता से उसे देखती है। वो पूछती है कि वो आखिर क्या मांगने वाला है। ताए प्योंग फिर हिचकता है, फिर बोलने की कोशिश करता है। वो मानता है कि जो वो कहने जा रहा है वो उसके लिए आसान नहीं, लेकिन वो इसे अब नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो, उसे वादा करना होगा कि वो उससे प्यार नहीं करेगी। ये अचानक बात डार्क कंसोर्ट को एक पल के लिए ठिठकाती है, फिर उसकी नजर तेज होती है। वो ताए प्योंग पर नजरें गड़ाती है। उसका चेहरा भावहीन रहता है। मन ही मन वो सोचती है कि ये क्या बकवास है। वो क्या बकवास कर रहा था। ये ख्याल उसके दिमाग में आया। क्या वो जानबूझकर उसे भड़का रहा था या उसकी मृत्यु की इच्छा थी। सीन फिर कहीं और बदलता है। पैलेस के दूसरे हिस्से में एक चर्चा हो रही थी। बात एक योद्धा की थी जिसे डार्क कंसोर्ट ने विशेष दल छोड़ने के लिए मना लिया था। एक चिंतित आवाज कहती है कि वो योद्धा व्हाइट सेज पैलेस से आया था, जिससे स्थिति और परेशान करने वाली हो गई। दूसरा शख्स भी यही बात दोहराता है। वो पूछता है कि कोई विशेष दल को इस तरह पीठ क्यों दिखाएगा। तीसरी आवाज कहती है कि अगर ये मामला ऊंचे दरबार में गया तो इसे नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। बातचीत जारी रहती है। एक शख्स मानता है कि स्थिति सचमुच गंभीर है। वे कहते हैं कि वे ऊपर वालों के फैसले पर नजर रखना चाहते हैं। अगर मामला बढ़ा तो पैलेस के मालिकों को दखल देना पड़ सकता है। तभी दो लोग गहरी सांस लेते हैं, चुप्पी तोड़ते हुए। उनमें से एक डार्क कंसोर्ट की भलाई की चिंता जताता है, दूसरा सहमत होता है, कहता है कि पैलेस लौटना चाहिए, खासकर श्वांग वू पैलेस की नौकरानियों को देखते हुए। तीसरा शख्स कहता है कि एजियो ड्रैगन पैलेस की नौकरानियां भी ऐसी ही चिंता रखती हैं। उनमें एक युवती जो मुख्य नौकरानी और एजियो ड्रैगन थी, बहुत उदास दिखती है। वो उनकी चिंताओं की कीमत समझती है, लेकिन पक्के तौर पर कहती है कि उन्हें डार्क कंसोर्ट के वादे पर भरोसा करना चाहिए। वो याद दिलाती है कि डार्क कंसोर्ट ने लौटने का वादा किया था। फिर कोई मुख्य नौकरानी और एजियो ड्रैगन से पूछता है कि क्या वो डिप्टी कंसोर्ट से पहले मिली है। वो हाँ कहती है। वो डिप्टी कंसोर्ट को बुद्धिमान, दयालु और बेहद खूबसूरत बताती है। बात फिर व्हाइट सेज पैलेस के योद्धा पर आती है। बोलने वाला कहता है कि हर तरह से ये योद्धा की डार्क कंसोर्ट से पहली मुलाकात थी। ये समझ से परे है कि वो इतनी आसानी से कैसे मन गया। ये विचार उनके दिमाग पर भारी था। पास ही क्रिम्सन कंसोर्ट चुपचाप चर्चा देखती है। उसके चेहरे पर उदासी है। आखिरकार वो बोलती है। डार्क कंसोर्ट के लिए साफ चिंता पर टिप्पणी करती है। बाकी तुरंत अपनी चिंताएं जताते हैं। क्रिम्सन कंसोर्ट मानती है कि डार्क कंसोर्ट सचमुच बुद्धिमान और समझदार है, अपने खिताब के लायक। वो आगे कहती है कि उनके पास गजब का मनाने का हुनर भी है। वो सोचती है कि ये कितना खास है कि डार्क कंसोर्ट ने पहली मुलाकात में ही किसी को शब्दों से मना लिया।
मुख्य नौकरानी और एजियो ड्रैगन सहमत होती है। फिर क्रिम्सन कॉन्सोर्ट से सवाल करती है। वो पूछती है कि जब ऊपर वालों को स्थिति पता चलेगी तो वे क्या करेंगे। क्रिम्सन कॉन्सोर्ट जवाब देती है कि वक्त ही बताएगा। फिर वो सतर्क रहने और ब्लैक टॉर्टोइस प्रिंसेस को पूरा समर्थन देने की जरूरत पर जोर देती है। चूंकि ब्लैक टॉर्टोइस प्रिंसेस ने लौटने का पक्का इरादा जताया था, वे उसके भरोसे पर और इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कहीं और दो लोग चुपचाप सोच में डूबे साथ चलते हैं। ब्लैक प्रिंसेस अपने साथी ताए प्योंग की ओर मुड़ती है। वो उसके अनोखे स्वभाव की बात करती है। उसकी बात समझ न आने पर वो विनम्रता से जवाब देता है। ब्लैक टॉर्टोइस कॉन्सोर्ट आगे कहती है कि वो ऐसा है जो बिना हिचकिचाहट के साहसी कदम उठाता है। वो मानती है कि उसके साथ रहते हुए उसकी चिंताएं गायब हो जाती है। वो सोचती है कि उसका हर लक्ष्य उसकी मदद से पूरा हुआ। चलते हुए उसके हाथ पीठ पीछे जुड़े हैं। उसके चेहरे से सुकून झलकता है। मुस्कुराते हुए वो ताए प्योंग से कहती है कि उसके पास रहना उसे सच्ची खुशी देता है। आत्मविश्वास से चमकते हुए वो कहती है कि उसकी मदद से वो उस बूढ़ी औरत को जरूर ढूंढ लेगी जिसे वो ढूंढ रही है। एक हफ्ते बाद ब्लैक टॉर्टोइस कॉन्सोर्ट आंगन में खड़ी है। उसकी मुद्रा में हताशा साफ दिखती है। दोनों हाथ आसमान की ओर उठाकर वो गुस्से में चिल्लाती है। वो पूछती है कि वो अभी तक उस औरत को क्यों नहीं ढूंढ पाई। उसके पीछे ताए प्योंग परेशान दिखता है। जवाब देने में अनिश्चित वो हिचकता है। फिर उसका नाम पुकारकर उसकी हताशा शांत करने की कोशिश करता है। बीते दिन लगातार खोज में बीते थे। पहले दिन बकन तुओक पर्वत के नीचे ब्लैक टॉर्टोइस कॉन्सोर्ट ने एक माथहत से सुराग के बारे में पूछा था। जमीन पर झुका माथहत जवाब देता है कि जिसे वे ढूंढ रहे हैं वो हाल में नहीं दिखी। उसने अनुमान लगाया कि शायद वो औषधीय जड़ी बूटियां लेने दूसरे पर्वत पर गई हो। दूसरे दिन पीछा करने वालों से बचते हुए ताए प्योंग ने उनकी मार झेली। ब्लैक टॉर्टोइस कॉन्सोर्ट घबराकर भागी थी। तीसरे दिन गुप्त विभाग के एक दूत ने उन्हें खबर दी। ब्लैक टॉर्टोइस कॉन्सोर्ट ने बकन तुओक पर्वत के नीचे की बूढ़ी जड़ी बूटी वाली के बारे में और पूछताछ करने को कहा। एक किराए के ट्रैकर ने पैसे लेकर कुछ दिनों में खबर लाने का वादा किया था। चौथे दिन फिर पीछा हुआ। हमलावर उनके पास पहुंच गए। ताए प्योंग को लड़ना पड़ा। भेष बदलकर और ढककर उसने एक लकड़ी की छड़ी से तलवार का वार रोका। उसने अपने हमलावर को निहत्था कर दिया। इस बीच ब्लैक टॉर्टोइस कॉन्सोर्ट जमीन पर बैठी थी, घुटनों को गले लगाए। वो अन्य ढंग से मिट्टी में नक्शे बनाती थी। उसका चेहरा परेशानी से भरा था। वो बुदबुदाती थी कि अब आगे क्या करना है। उसकी तकलीफ देखकर ताए प्योंग ने उसे हौसला देने की कोशिश की। उसने कहा कि उसे हिम्मत रखनी चाहिए। ब्लैक टॉर्टोइस कॉन्सोर्ट ने उसे देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि वो काफी आश्वासन सुन चुकी है। ताए प्योंग ने साधारण ढंग से जवाब दिया। उसकी आवाज स्थिर थी। अचानक ब्लैक टॉर्टोइस कॉन्सोर्ट खड़ी हो गई। वो बोलती रही, मानती है कि वो अब उससे मदद नहीं मांग सकती। उसने कहा कि हवानवू पैलेस की नौकरानियां भी अपनी मालकिन के बिना इसे बनाए रखने में मुश्किल पाएंगी। ताए प्योंग की ओर मुड़ते हुए वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान नाजुक थी, जैसे वो आंसुओं के कगार पर हो। उसकी चमकती आंखों में शांत उदासी झलकती थी। उसने कहा कि सब कुछ के बावजूद उसने पूरा जोर लगाया था। उसने उसे भरोसा दिया कि अब उसे कोई पछतावा नहीं है। उसने ताए प्योंग की मदद को श्रेय दिया कि वो यहां तक पहुंच पाई। उस पल में ताए प्योंग के भीतर कुछ हिला सा लगा। वो चुप रहा, गहरे विचारों में डूब गया। लंबे ठहराव के बाद वो बोला। उसने कहा कि गुप्त विभाग के दूत से अभी तक कोई खबर नहीं आई। इस बीच ब्लैक टॉर्टोइस कॉन्सोर्ट तीसरे दिन की घटनाएं एक पल को भूल गई लगती थी। ताए प्योंग ने सुझाव दिया कि वे खुद वहां जाए और फिर फैसला करें कि आगे क्या करना है। थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए ब्लैक टॉर्टोइस कॉन्सोर्ट ने सहमति में सिर हिलाया। गुप्त विभाग पहुंचने पर उन्हें एक जांचकर्ता से खबर मिली। वो शख्स गंभीर चेहरे से जानकारी देता है। उसने बताया कि जिसे वे ढूंढ रहे थे वो पहले ही मर चुका है। ब्लैक टॉर्टोइस कॉन्सोर्ट और ताए प्योंग दोनों चौंक गए। वे समझ नहीं पाए कि अभी क्या सुना। लेकिन जांचकर्ता आगे बताता है। उसने कहा कि उस शख्स का नाम नंबर 9 था। बहुत पहले उसने टॉन डुकार के पूर्व में एनवा में चाय के विशाल खेत उगाए थे। जांचकर्ता आगे बताता है कि एक भयानक प्राकृतिक आपदा के बाद नंबर 9 का परिवार और खेत पूरी तरह नष्ट हो गए। कोई चारा न होने पर उसने शाही राजधानी में शरण ली। अपनी रिपोर्ट जारी रखते हुए जांचकर्ता कहता है कि बाद में नंबर 9 बख्तू पर्वत के नीचे एक जर्जर घर में बस गया। वहां उसने औषधीय जड़ी बूटियां बेचकर साधारण जीवन जिया। लेकिन 6 या 7 साल पहले वो शाही राजधानी में फैली महामारी का शिकार हो गया। ये जानकारी देने के बाद जांचकर्ता उन्हें लकड़ी की कुछ पट्टियां देता है। वो समझाता है कि इनमें उन अधिकारियों के रिकॉर्ड हैं जिन्होंने नंबर 9 के अवशेष संभाले थे। उसने भरोसा दिया कि सारी जानकारी बास की पर्चियों पर ध्यान से लिखी गई है। ये सब है जो वो ढूंढ पाया। आसमान काला पड़ता है और बारिश शुरू हो जाती है।
ब्लैक टॉर्टोइस कॉन्सोर्ट एक ढकी जगह पर बैठती है। उसके विचार भारी है। वो अपने हाथों में बांस की पर्चियां देखती है। वो धीरे से बुदबुदाती है, सच को जोड़ती है। उसे एहसास होता है कि उस बूढ़े ने उसे इसलिए नहीं छोड़ा कि जिंदगी बहुत मुश्किल थी, बल्कि उसे प्लेग के संक्रमण से बचाने के लिए छोड़ा था। उसके शब्दों के बाद धीमी सिसकियां बारिश की स्थिर लय के साथ मिलती है। छत के किनारे से बूंदें टपकती है, जमीन पर छोटे गड्ढे बनाती है, जैसे प्रकृति भी उसके साथ रो रही हो। ताए प्योंग उसके पास बैठा है, कुछ कहने को शब्द नहीं ढूंढ पाता। वो हिचकता है, समझ नहीं पाता कि उसे सांत्वना दे या नहीं। आखिर में वो अपना हाथ नीचे करता है। वो बस उसके पास चुपचाप रहने का फैसला करता है। दोनों आश्रय के नीचे चुप बैठे हैं। ब्लैक टॉर्टोइस कॉन्सोर्ट अपने दुख में सिमटी है, जबकि ताए प्योंग चुपचाप उसकी निगरानी करता है। कुछ देर बाद ताए प्योंग बाहर जाता है और खाना लेकर लौटता है। वो उसे ब्लैक टॉर्टोइस कॉन्सोर्ट को देता है, जो अभी भी उदास दिखती है। वो धीरे से कहता है कि अब उसकी इच्छा पूरी हो गई है। उसे लगता है कि अब उसके पैलेस लौटने का वक्त है। अगली सुबह ब्लैक टॉर्टोइस कॉन्सोर्ट सिर उठाकर ताए प्योंग को देखती है। उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा है। वो मानती है कि वो उसके सामने खुद को नालायक महसूस करती है। वो अफसोस करती है कि उसने इतनी मुश्किलें झेली सिर्फ उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, और फिर भी बात इस तरह खत्म हुई। ये सुनकर ताए प्योंग धीरे से बोलता है, उसकी भावनाएं शांत करने की कोशिश करता है। उसने उसे भरोसा दिलाया कि ये सफर बेकार नहीं था। कम से कम, उसने कहा, उसे उस बूढ़ी औरत की उसके लिए गहरी फिक्र समझ आई। उसने याद दिलाया कि उस औरत ने उसे क्रूरता से नहीं, बल्कि प्यार से दूर भेजा था। ब्लैक टॉर्टोइस कॉन्सोर्ट उसके शब्दों से चौंक गई। उस पल ताए प्योंग को उसके लिए गहरी हमदर्दी हुई। उसे लगा कि वो उसकी जुदाई के दर्द को पूरी तरह समझ सकता है। अब वो बस उसके पास रहकर जितना हो सके उसकी देखभाल कर सकता था। फिर उसे पैलेस तक ले जाता। अचानक ब्लैक टॉर्टोइस कॉन्सोर्ट ने चुप्पी तोड़ी। उसने एक अनपेक्षित कबूलनामा किया। उसने कहा कि उसे सचमुच हर चीज का अफसोस है। उसके शब्दों ने ताए प्योंग को थोड़ा हैरान किया। उसने पूछा कि क्या उसका मतलब है कि उसे पैलेस छोड़ने का पछतावा है। ब्लैक टॉर्टोइस कॉन्सोर्ट ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर दुख भर गया। उसने बताया कि प्लेग के दौरान उसे लगा था कि मर जाना जीने से आसान होता। वो फिर सिकुड़ गई, अपने घुटनों को गले लगाया। उसकी आवाज आत्महत्या से भरी थी। उसने अपनी बात विस्तार से बताई। उसने कहा कि अपनों से छोड़ी गई लड़की को लग सकता है कि जिंदगी मृत्यु से भी बदतर है, फिर भी वो जारी रखती है। अपनी मुश्किलों के बावजूद उस बूढ़ी औरत ने अपना थोड़ा सा खाना और जड़ी बूटियां उसके साथ बांटी। आखिर में उसने खुद भूख और तकलीफ सही। ब्लैक टॉर्टोइस कॉन्सोर्ट की आवाज कांप रही थी। अब पीछे मुड़कर देखते हुए उसे जिम्मेदारी महसूस होती थी। उसे लगता था कि किसी तरह वो उस बूढ़ी औरत की नियति का कारण बनी। ताए प्योंग उसके सामने बैठा था। उनके बीच खाने की ट्रे थी। वो धीरे से बोला, उसे याद दिलाया कि उस बूढ़ी औरत की मेहनत और देखभाल की वजह से वो बची थी। उसने पूछा कि वो खुद को दोष क्यों देती है, लेकिन ब्लैक टॉर्टोइस कॉन्सोर्ट उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। उदास नजरों से उसने जोर दिया कि वो औरत उसके कारण मरी। ताए प्योंग ने उसके शब्दों का नरमी से खंडन किया। उसने कहा कि वो औरत प्लेग से मरी, उसके कारण नहीं। फिर भी ब्लैक टॉर्टोइस कॉन्सोर्ट सुनने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि सब कुछ क्षणिक लगता है। यह सोचना मुश्किल था कि एक औरत जिसने जिंदगी पर्वत के नीचे जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में बिताई, ऐसी बीमारी से मर जाए। उसकी आंखें दुख से भारी थी। उसकी भावनाओं की गहराई दिखाती थी। उसने तर्क दिया कि अगर वो औरत उसके लिए खाना और जड़ी बूटियां ढूंढने में इतना वक्त न लगाती तो शायद उसकी ऐसी दुखद नियति न होती। उस पल ताए प्योंग के पास शब्द नहीं थे। वो चुप रहा, जबकि ब्लैक टॉर्टोइस कॉन्सोर्ट अपनी बातें सुनाती रही। उसने बताया कि उसे उस बूढ़ी औरत को गलत समझने का गहरा अफसोस है। उसने कबूल किया कि एक बार जब उसका बुखार बहुत कम हो गया था, उसने एक फैसला लिया था। वो भागने की योजना बनाई थी। उसे लगा था कि अगर वो चली गई तो बूढ़ी औरत को उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ताए प्योंग ने पूछा कि फिर क्या हुआ। ब्लैक टॉर्टोइस कॉन्सोर्ट ने बताया कि आखिर में उसने ऐसा नहीं किया। उसने याद किया कि जब उसने दरवाजा खोला तो सामने अनंत पर्वत और जंगल दिखे, विशाल और अनजान। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसके पास जाने को कोई जगह नहीं थी। तो आखिर में वो अपने कमरे में लौट आई। फिर से उसने सारा दोष खुद पर लिया। उसने अपने घुटनों के चारों ओर हाथ बांधे, बुदबुदाई कि वो मृत्यु से बहुत डर गई थी। ताए प्योंग गहरे विचारों में डूब गया। उसे अपने अतीत की एक दर्दनाक याद आई। उसे याद आया जब डर और जीने की चाह में उसने एक आदमी को मार डाला था। उसे अभी भी एक बच्चे की दर्द भरी चीखें सुनाई देती थी, जो अपने पिता के शव पर रो रहा था और उसे हत्यारा कह रहा था। लेकिन बच्चे को नहीं पता था कि वो आदमी एक क्रूर डाकू था। ताए प्योंग ने सिर्फ अपनी रक्षा की थी।